गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट किए थे ऑफलाइन क्लास में। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक को हिंदी में कहेंगे परावैद्युत, पोलराइजेशन को कहेंगे ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये E क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q को हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं, किसी चार्ज को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर फोर्स लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा F, वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू QE। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है? अलोंग द फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स का वैल्यू हो जाता है F इक्वल टू QE। लेकिन अगर कोई चार्ज निगेटिव है, निगेटिव चार्ज पर फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू हो जाएगा QE, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक। सेकेंड, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है जिसके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, -Q एंड +Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेशों जो काफी कम दूरी पर स्थित हो, इस निकाय को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट P। P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है चार्ज इंटू 2L। 2L को क्या कहेंगे? डाइपोल लेंथ। ये जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हो गया निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इस P को कहेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, ये जो निगेटिव पोल है और पॉजिटिव पोल है, अगर इस दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए, यानी ये दोनों पोल अगर आपस में सट जाए, -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस ये जो 2L है, अगर ये 0 हो जाए, इफ 2L इक्वल टू 0, देन तो ये जो डाइपोल मोमेंट है P का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर किसी डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 0 कर दिया जाए तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए यह E एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। ये मान लो पॉजिटिव पोल है +Q, ये नेगेटिव पोल है -Q। तो इसके दोनों पोल पर फील्ड के द्वारा क्या लगेगा? फोर्स। पॉजिटिव पोल पर फोर्स लगेगा F, फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव पोल पर भी फोर्स लगेगा F, लेकिन यह जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स के चलते डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क, बलाघूर्ण। टॉर्क का सिंबल हो गया टाउ। इस टॉर्क के चलते यह डाइपोल रोटेट करेगा और रोटेट करके हमेशा किधर? यह सेट होता है फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर क्या करता है? एक टॉर्क लगाता है और उस टॉर्क के कारण वह डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में सेट होता है। कुछ इस तरह से यह सेट हो जाएगा। ये जैसे रोटेट होगा तो इसका पॉजिटिव पोल आगे रहेगा, निगेटिव पोल पीछे रहेगा। ठीक है,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का निर्माण अणुओं से होता है, परमाणुओं से होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से होता है। मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है। मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल को कहा गया ध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कहते हैं अध्रुवीय अणु। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पोलर मॉलिक्यूल का सिंबल है। ये क्या हो गया आपका? सिंबल, संकेत हो गया पोलर मॉलिक्यूल का। पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसमें एक डाइपोल मोमेंट होता है P, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, यानी वेक्टर P इधर होगा। पोलर मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या है? वैसा अणु जिसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसे हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है, यानी दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान के चलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही किसी पोलर मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क की वजह से ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर फील्ड के डायरेक्शन में सेट होगा। पॉजिटिव पोल हमेशा आगे की ओर होगा, नेगेटिव पोल पीछे की ओर होगा। फिर से समझिए, पोलर मॉलिक्यूल क्या है? वैसा मॉलिक्यूल जिसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है, यानी दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैप होता है। जब किसी पोलर मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोलर मॉलिक्यूल पर एक टॉर्क लगाता है। यह छोटे से डाइपोल की तरह काम करता है। देखिए, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो याद है ना, जब डाइपोल को हम फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? फील्ड उस डाइपोल पर टॉर्क लगाता है, जिसके वजह से वो डाइपोल रोटेट होकर फील्ड के डायरेक्शन में सेट होता है। उसी प्रकार जब हम पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह मॉलिक्यूल रोटेट होकर किधर सेट होता है? फील्ड के डायरेक्शन में। सेकंड क्या है आपका? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी अध्रुवीय अणु। ये क्या है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ये सिंबल है। ये जो सिंबल है ये किसका है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज एक ही जगह होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस जीरो होता है। इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। What is the difference between polar molecule and non-polar molecule? पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पर होते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह होता है। तो इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जबकि पोलर मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखेंगे तो क्या होगा? जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर पीछे फोर्स लगेगा। इसके वजह से ये क्या होता है?
पॉजिटिव चार्ज आगे डिस्प्लेस हो जाता है और नेगेटिव चार्ज पीछे। इसका मतलब जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पोलर बन जाएगा। पोलर इसलिए बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर आगे फोर्स लगेगा तो यह आगे खिंचाएगा, निगेटिव चार्ज पर पीछे फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा और ये पोलर बनेगा। जब ये पोलर बन जाएगा तो ये रोटेट होकर किधर सेट होगा, फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है। जब हम पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में रखते हैं तो वह टॉर्क के कारण किधर सेट होता है, फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम फील्ड में रखते हैं तो वह क्या होता है, पहले पोलर बनता है और फिर फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो ये मॉलिक्यूल समझ में आ गया, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए पदार्थ यानी सब्सटेंस। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं चालक। दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, जिसको कहते हैं हम अर्धचालक। और तीसरा होता है इंसुलेटर, या इसको हम डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, यानी कुचालक। इसको आप बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं। या परावैद्युत। तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार का हो गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया ऑल मेटल्स। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एसेट्रा। इंसुलेटर का एग्जाम्पल, इंसुलेटर को ही हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कहा गया, परावैद्युत कहा गया कुचालक पदार्थ को, यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, उसे ही हम इंसुलेटर कहते हैं, उसे ही हम बैड कंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एयर, वैक्यूम, प्लास्टिक, रबड़, पेपर, वुड एसेट्रा। तो जितना भी मेटल है, जितना भी धातु है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि सेमीकंडक्टर वैसा सब्सटेंस है जिसमें कम टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर कम होता है तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, यानी इससे करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, यानी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कम तापमान पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। जो जो हम अर्धचालक के तापमान को बढ़ाते हैं तो फिर अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है, चालक की तरह, यानी इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर में बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी और इसीलिए इसका बिहेवियर कैसा होता है, कंडक्टर के तरह। लेकिन इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इंसुलेटर को ही हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या है, परावैद्युत क्या है?
परावैद्युत वैसा पदार्थ है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस थ्रू विच नो करंट कैन पास। डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल हो गया एयर यानी हवा, वैकम निर्वात, निर्वात कहते हैं जहां पर हवा भी ना हो, कुछ नहीं हो, उसको वैकम कहते हैं। प्लास्टिक, रबड़, पेपर, वुड। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक हो गया, कुचालक पदार्थ को हम लोग परावैद्युत कहते हैं, बैड कंडक्टर को यानी इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, परावैद्युत के प्रकार। देखिए डाइइलेक्ट्रिक दो टाइप का होता है। डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक को कहेंगे ध्रुवी परावैद्युत, जबकि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को कहेंगे अध्रुवी परावैद्युत। पोलर डाइइलेक्ट्रिक वैसा डाइइलेक्ट्रिक होता है जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये मान के चलिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो किसी भी पदार्थ का निर्माण अणुओं से होता है, किसी पदार्थ में बहुत सारा अणु होता है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक ऐसा डाइइलेक्ट्रिक होता है जिसका मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है, यानी इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब पोलर होंगे। पर ये जितने सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी यादृच्छा विन्यासित, सबका ओरिएंटेशन रेंडम होता है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये सारा मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होता है। ठीक है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक वैसा डाइइलेक्ट्रिक है जो पोलर मॉलिक्यूल से बनता है। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक वैसा डाइइलेक्ट्रिक है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनता है, यानी इसका जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा वो नॉन पोलर होगा। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो स्फेरिकल होता है देखने में, इसका जो सिंबल है इस टाइप का है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल का सिंबल जो होता है वो ओवल टाइप का होता है, अंडाकार होता है ऐसे। अब यहां पर देखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनता है, ये जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या है, नॉन पोलर है, जबकि पोलर डाइइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है, इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट 0 है, इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर सारे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट को हम जोड़ दें तो पूरे पदार्थ का यानी पूरे डाइइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो सारे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 0 0, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके डाइपोल मोमेंट को जोड़ने पर हम देख सकते हैं कि किसी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। क्लियर? पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो होता है ये पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट होता है निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर। तो ये मान लीजिए ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल इधर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इधर, इसका इधर। और डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इस सारे डाइपोल मोमेंट को जोड़ेंगे तो पूरे सब्सटेंस का यानी पूरे पदार्थ का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए इस डाइपोल का यानी इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है P1, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है P2, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है P3। तो ये जितने सारे डाइपोल मोमेंट हैं इसको हम वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे।
चूंकि ये रेंडमली ओरिएंटेड है, अलग अलग डायरेक्शन में ये सारे वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। तो हम देख सकते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक चाहे कोई भी हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल्स पोलर होता है, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी पूरे सबस्टांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसका कारण ये है कि ये जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सब रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ये अरेंज्ड होते हैं, जिसके वजह से इस सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाता है। जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट ही 0 होता है, तो इसीलिए सबको जब जोड़िएगा तो ये नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। तो ये ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है। एक घटना है जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में कहा गया ध्रुवन। ये कौन सा घटना है, इसको समझते हैं। ये मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसको हम पढ़ेंगे ई नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक रखा है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का सारा मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, लेकिन रेंडमली ओरिएंटेड होता है। अभी मैंने बताया था पोलर डाइलेक्ट्रिक वैसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका मॉलिक्यूल्स पोलर होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यादृच्छा विन्यासित होते हैं, अलग अलग दिशा में व्यवस्थित होते हैं। जब हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को किस में रखेंगे? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक। जरा सोचिए क्या होगा। जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पर टॉर्क लगेगा। फील्ड के कारण क्या होगा? सब पर टॉर्क लगेगा और ये सारा मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में, यानी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम फील्ड में रखेंगे तो जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब किधर सेट होंगे? फील्ड के डायरेक्शन में। ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये किधर सेट होगा? घूम के फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव पोल आगे रहेगा, निगेटिव पोल पीछे। पॉजिटिव आगे, निगेटिव पीछे, पॉजिटिव आगे, निगेटिव पीछे। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड के ही डायरेक्शन में सेट होंगे। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जब हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट, तो वो 0 नहीं होगा। जबकि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। अभी अभी हम पढ़े थे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, इसके सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड के ही डायरेक्शन में सेट होंगे। तो इसके वजह से सारे मॉलिक्यूल्स का जब हम डाइपोल मोमेंट ऐड करेंगे, चूंकि जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो वो सीधा जुड़ता है, तो यहाँ पर इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा। इसी घटना को हम डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहते हैं।
अब जरा दूसरा केस देखते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये नॉन पोलर है। कैसा डाइलेक्ट्रिक है? नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उसे कहेंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। तो डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखते हैं, अब जैसे यहां पर देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको जब हम फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएगा? ये पोलर हो जाएगा। अभी आपको हम बताए थे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में 2 पोल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पोल आगे भागेगा, नेगेटिव पोल पीछे, जिसके वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सब किस में कन्वर्ट होगा? पोलर, क्योंकि फील्ड के कारण फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोलर। जब सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट को आप ऐड करेंगे तो यहां पर एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। यानी यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 0 नहीं होगा। एक नेट डाइपोल मोमेंट की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे नॉन पोलर हो या पोलर हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक को जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इसी घटना को हम डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहते हैं। परावैद्युत के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को किस में रखते हैं? किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वह डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इसी फेनोमेना को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो देख सकते हैं कि ये जो प्लस और माइनस है ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो अंदर में जितने भी प्लस माइनस है ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरफ क्या बच रहा है? केवल पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या बच रहा है? केवल नेगेटिव चार्ज। यानी जब भी डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो डाइलेक्ट्रिक का एक साइड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और एक साइड पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है केवल नेगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस माइनस, और ये वाला जो साइड है इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस प्लस। और बीच में जो आप प्लस माइनस देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज हो जाता है तो उसका एक साइड नेगेटिवली चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यूपी द्वारा दर्शाते हैं, और एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम प्लस क्यूपी द्वारा दर्शाते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये माइनस क्यूपी है और ये क्या है? प्लस क्यूपी। इसको हम, ये जो क्यूपी है इसको पोलराइज्ड चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज? पोलराइज्ड चार्ज, या फिर इसको इंड्यूस्ड चार्ज भी कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ये चार्ज पहले नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था तब ये चार्ज नहीं था, लेकिन जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आता है। इस घटना को डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का एक साइड नेगेटिवली चार्ज होता है, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम क्रमशः माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी द्वारा दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। इस क्यूपी को ही हम पोलराइज्ड चार्ज यानी ध्रुवित आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश? ध्रुवित आवेश, या इसको हम प्रेरित आवेश भी कह सकते हैं। ध्रुवित आवेश या प्रेरित आवेश, पोलराइज्ड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने रखा डाइलेक्ट्रिक को तभी ये चार्ज इंड्यूस हुआ। फील्ड के बाहर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखा तो ये एक तरफ माइनस क्यूपी और एक तरफ प्लस क्यूपी चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये तो था घटना पोलराइजेशन। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखिए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2। एक तो ये एक्सटर्नल फील्ड है E0,
ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, इसको हम एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र। और एक देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम अलग से दिखा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है जिसे हमने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में रखा है। ई नॉट कैसा फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड। तो इस डाइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में रखा है। जब एक्सटर्नल फील्ड में रखिएगा तो ये पोलराइज होगा, इसके कारण क्या होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यूपी, और एक साइड कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यूपी। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चलते एक फील्ड क्रिएट होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी क्रिएट होता है वो किधर से किधर क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ईपी, इस ईपी को कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, ध्रुवित विद्युत क्षेत्र या प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके वजह से एक उल्टा फील्ड क्रिएट होता है जो एक्सटर्नल फील्ड का विरोध करता है। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कौन सा फील्ड है? ई नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये डाइलेक्ट्रिक से होकर पास हो रहा है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो दो फील्ड है, एक फील्ड है ई नॉट, एक फील्ड है ईपी। ये ईपी का वैल्यू कम होता है, मान लीजिए ईपी का वैल्यू है 8 वोल्ट पर मीटर और एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू मान के चलिए 12 वोल्ट पर मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ऐसा यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक तो एक्सटर्नल फील्ड होगा ही क्योंकि इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है, और दूसरा पोलराइजेशन के कारण एक उल्टा फील्ड क्रिएट होता है ईपी। ईपी का वैल्यू ई नॉट से कम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मान कैसे निकालेंगे? आप यह समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऐड कर दें वेक्टर के तरीके से तो हमको कौन सा फील्ड मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड प्लस पोलराइज्ड फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक एक्सटर्नल फील्ड और एक पोलराइज्ड फील्ड। इस दोनों फील्ड के वेक्टर सम को हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी परावैद्युत के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना हो जाएगा? अब सोचिए, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको कैसे जोड़ेंगे? एक्चुअली जब भी वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में होता है तो उसको ऐड करने के बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, वो घटेगा, ई नॉट माइनस ईपी। जब वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको आप कैसे जोड़ते हैं? मान लो इधर है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर है 6 न्यूटन का फोर्स, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स आप कैसे निकालते हैं? तो नेट फोर्स आप निकालते हैं 10 - 6 4 न्यूटन। उसी तरह यहाँ पर नेट फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी। अगर ई नॉट का वैल्यू 12 वोल्ट पर मीटर है और पोलराइज्ड फील्ड है 8 वोल्ट पर मीटर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 4 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है। एक्सटर्नल फील्ड कितना है? 12 वोल्ट पर मीटर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 4 वोल्ट पर मीटर। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो 2-3 बात याद रखिएगा। पहला, तो डाइलेक्ट्रिक को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलराइज होगा, यानी उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। Whenever a dielectric is placed in a uniform electric field, then a net dipole moment is produced in the field. दूसरा, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण क्या होगा? एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा।
इसके वजह से इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, एक पोलराइज्ड फील्ड, और नेट फील्ड कितना हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से हमेशा कम होता है। यह कितना गुना कम होता है इसका एक और फॉर्मूला है। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला हो गया ई नॉट माइनस ईपी, और इसका एक और फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई के। ये के, इस के को हम कहते हैं, के को कहा गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या कहा गया? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युत कांस्टेंट को क्या कहते हैं? नियतांक। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से कितना टाइम्स कम होता है? के टाइम्स कम होता है। जैसे आप यहां पर देखिए, एक्सटर्नल फील्ड कितना है? 12 वोल्ट पर मीटर, और इस एक्सटर्नल फील्ड में जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है तो इसके अंदर जो नेट फील्ड आ गया वो 4 वोल्ट पर मीटर। अब आप कंपेयर करिए, तुलना करिए कि एक्सटर्नल फील्ड से ये कितना गुना कम है? 3 गुना कम है, तो के का वैल्यू हो गया 3। तो आप देखिए एक्सटर्नल फील्ड है 12 वोल्ट पर मीटर, के का वैल्यू हो गया 3, तो ये कितना आएगा? ये 4 वोल्ट पर मीटर आ गया। इसका मतलब के क्या है? के एक संख्या है। के क्या है? एक संख्या। के का वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है? 3। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगा वो बाहरी फील्ड से 3 गुना कम होगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से के टाइम्स कम होता है। के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेसर देन द एक्सटर्नल फील्ड। चलिए, इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया। एक फेनोमेना है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन। अभी अभी हमने पढ़ाया कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है? पोलराइज। लेकिन अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा हो यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हाई का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए हमने इस डाइलेक्ट्रिक को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन चूंकि फील्ड में आपने रखा है तो वो भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पोलर। इसका मतलब चाहे कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, जब आप उसको हाई फील्ड में रखिएगा तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज पर आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर पीछे फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू हमने क्या बताया था? F इक्वल टू QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाइएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो फोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान स्ट्रॉन्ग है तो इस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, और यह फोर्स इतना पावरफुल होगा कि यह मॉलिक्यूल क्या होगा? बीच से ब्रेक हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे लगेगा। अगर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? बीच से टूट जाएगा, और तब जो सिचुएशन होगा कुछ इस तरह का होगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और जब ये फ्री हो जाएंगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? एक कंडक्टर की तरह। जरा सोचिए, क्या हम कुचालक पदार्थ को सुचालक पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। किसी भी कुचालक पदार्थ को, किसी भी बैड कंडक्टर को हम किस पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं? सुचालक में। यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंडक्टर में।
और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, और जो डाइलेक्ट्रिक है वह किस में कन्वर्ट होता है? कंडक्टर में। इसी घटना को हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। परावैद्युत भंजन, यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक घटना है, एक फिनोमेना है जिसमें डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक किस में कन्वर्ट होता है? कंडक्टर में। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वह डाइलेक्ट्रिक किस में परिवर्तित होता है? कंडक्टर में। क्योंकि उसके जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्री होकर क्या होते हैं? बिल्कुल फ्री होकर घूमने लगते हैं, और इसीलिए ये बिल्कुल कैसा व्यवहार करता है? कंडक्टर की तरह। अब देखिए, एक डाइलेक्ट्रिक, एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है। जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है? पोलराइज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते जाएं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है 20 वोल्ट पर मीटर, तो ये पोलराइज हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम बढ़ाकर कितना कर दिए? 21 वोल्ट पर मीटर, तो भी ये पोलराइज हो रहा है। 22 कर दिए तो भी ये पोलराइज हो गया। जितना फील्ड बढ़ाते जाएंगे पोलराइजेशन उतना बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? टूटकर फ्री हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मान लीजिए 25 वोल्ट पर मीटर, 25 वोल्ट पर मीटर पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन 25 से जैसे ही हम 25.1 वोल्ट पर मीटर करते हैं, फील्ड का मान जैसे ही हम 25 से थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो यह जो डाइलेक्ट्रिक है ये ब्रेकडाउन कर जाता है। तो जहां तक वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, इसी फील्ड के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर एक डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। कोई भी परावैद्युत हो, चाहे एयर हो, वेकम हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, सैंड हो, हर एक डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन के बर्दाश्त कर सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि 25 वोल्ट पर मीटर तक के फील्ड पर यह ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम फील्ड का वैल्यू 25 से थोड़ा भी बढ़ाते हैं ये ब्रेकडाउन कर जाता है। इसका मतलब 25 वोल्ट पर मीटर वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे यह डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन के, बिना टूटे बर्दाश्त कर सकता है। इस मैक्सिमम फील्ड को हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप सोचिए, हवा क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है। एयर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। हवा का परावैद्युत सामर्थ्य 30 लाख वोल्ट पर मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हवा को इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इससे थोड़ा भी ज्यादा होगा तो एयर क्या हो जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ऐसे बताइए, हवा सुचालक है कि कुचालक? हवा निश्चित रूप से एक कुचालक पदार्थ है, एक बैड कंडक्टर है, लेकिन हवा को, यानी इस बैड कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर बना सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यह जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू तक हवा क्या है? कुचालक। लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाता है? सुचालक, यानी कंडक्टर बन जाता है। तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है? एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक,
वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन के क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो चलिए, ये जो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो सारे बच्चे अपना नाम और रोल नंबर, नेम विथ रोल नंबर, नाम और रोल नंबर हमको व्हाट्सएप करिएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नाम और रोल नंबर हमको आज व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आज से कल तक 1-2 दिन में आप लोग का ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम आज के क्लास का जो नोट्स होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।